सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स के सजाएं दिए जाने के आगाज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ तो है ही, लेकिन बैरून मुल्क भी इस हवाले से PTI के सोशल मीडिया ने खुसूसी मुहिम चला रखी है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी का इस हवाले से नुक्ता नज़र सामने रखा, जिससे इत्तेफाक भी किया जा सकता है और इख्तलाफ भी कि यह हमारा आपस का और खालिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस पर किसी और मुल्क की बेचैनी और तशवीश की ज़रूरत समझ नहीं आती, और वो फिर वो ममालिक जो ख़ास हालात और मौके पर खुसूसी कवानीन का इस्तेमाल करते चले आ रहे हों, उन्हें पाकिस्तान की जानिब उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रा झांक लेना चाहिए। बरतानिया, अमरीका, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तनकीद करके चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर उनमें बरतानिया भी शामिल है, वही बरतानिया जिसने 29 जुलाई 2024 को साउथपोर्ट में नस्ली फसादात के बाद उधर अदालत लगाई और इधर सजाएं भी सुनाना शुरू कर दी। 200 से ज़्यादा अफराद को, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर नस्ल परस्ताना जो पोस्टें हैं उनके नतीजे में जेल भेजा गया। फिर इन फसादात में गिरफ्तार 1/4 से ज़्यादा शहरियों की उम्रें 21 साल से कम थी, लेकिन किसी को नौजवानों के मुस्तकबिल का ख्याल आया ना। किसी ने सोचा कि जेल का माहौल उन पर आखिर क्या असर डालेगा, और किसी ने उनकी जो चढ़ती जवानी है उसकी दुहाई दी। सब चुप ही रहे। बरतानिया के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर ने साफ खबरदार कर दिया कि फसादात में मुलविस बच्चों को उम्र भर के नताइज का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा ही हुआ। बरतानिया के फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम ने 2 हफ्तों में मामला निपटा दिया और मुल्जिमान को सजाएं भी सुना दी। उनमें 3 कम उम्र बच्चे भी शामिल थे, जिनमें एक की उम्र सिर्फ 11, दूसरे की 14, तीसरे की 15 साल थी। लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आया और ना ही इंसानी हुकूक के जो चार्टर है उसका ख्याल आया। इससे पहले 2011 में एक सियाफम शहरी की पुलिस फायरिंग से हलाकत पर लंदन में खौफनाक फसादात हुए थे, जिसमें 5 अफराद जान से गए और दर्जनों जख्मी हुए। उन फसादात में 200 मिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ, जिसके बाद 1500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया गया। उनमें भी बड़ी तादाद नौजवानों और कम उम्र बच्चों की थी। यहाँ भी एक 11 साल बच्ची को सिर्फ खिड़की पर पत्थर मारने के जुर्म में सख्त सजा दी गई। इस हवाले से सारे जो आलमी कवानीन हैं, तनकीद नज़रअंदाज कर कर एक तरफ रख दी गई। एक औरत को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि उसने लूटमार करने वाले एक शख्स से सस्ते कपड़े खरीद लिए थे और उसे भी ना छोड़ा गया। अब इन सख्त सजाओं की वजह यह बताई गई कि दोबारा ऐसा कुछ देखने को ना मिले। इसी तरह अमेरिका ने भी कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 1500 शरपसंदों को सख्त सजाएं दी। उनमें रिचर्ड बार्नेट भी थे, जिसे स्पीकर के कमरे में घुसकर मेज़ पर टांग रखकर, आपको याद होगा, तस्वीर खिंचवाने ऐसी महंगी पड़ी कि 4.5 साल की सज़ा सुननी पड़ी। अब इसी तरह जॉर्ज बुश के दौर में कई सिविलियंस को ग्वांतानामो बे में भी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए सख्त सजाएँ दी गई। ना ज़मीन फटी, ना आसमान टूटा, और उस वक्त किसी इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं या किसी दूसरे ममालिक ने उफ तक नहीं की। सिविलियंस जो हैं वो याद नहीं आए, या इंसानी जितने भी हकूक़ हैं उनका ख्याल नहीं आया। अब जब पाकिस्तान अपने आइन और कवानीन के मुताबिक सानिया 9 मई के मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे रहा है, तो सबको इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं। सबकी नज़रें धुंधला गई हैं और उन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स में शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। आज इसराइल ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को भी ईरान में शहीद करने का एतराफ़ किया है, और हर मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम करने का दर्स देने वाले बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस पर इसराइल के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, मेरे ख्याल से इंतज़ार रहेगा, शायद रहेगा, और कुछ होना तो है नहीं। अच्छा, आज की तो दूसरी अहम खबर है तो अपोजिशन के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात है उसके हवाले से है। मुज़ाकरात को शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि तेज़ाब में भिगोए हुए जो बयानात हैं वो आने का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। साबिक सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज पेशावर में कहा कि जो हुक्मरानों के जा चुके हैं, अब भी वक्त है, रजीम चेंज को छोड़ दो, तब्दीली आने वाली है, अवाम बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। हमें अदालतों के पीछे लगाकर काम के लोगों पर केसेस डाल दिए गए हैं। यही बात असद कैसर ने भी कही कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के केसेस की इजाज़त देना अफसोसनाक है। उन्होंने मुज़ाकरात के बारे में कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई जामिन नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर यही कुछ बैरिस्टर अली जफ़र ने भी कहा कि मुज़ाकराती कमेटी को फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है, जबकि ज़रताज गुल साहिबा चंद रोज़ पहले एक न्यूज़ शो में बाकायदा कह चुकी हैं, गवाही दे चुकी। बानी PTI ने, बानी
चेयरमैन PTI ने अडयाला जेल एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये कमेटी बनाई थी। ज़ितार गुल साहिबा का कहना था कि जी बानी PTI ने उमर अयूब से कहा था कि जी सियासी मामलात पर तुम्हें फैसलों का इख्तियार है, और यह भी कहा कि मुज़ाकराती कमेटी जिससे बात करना चाहे, जो फैसला करना चाहे, उसे मुकम्मल इख्तियार होगा। इस सारी सूरत हाल पर सीनियर सियासतदान PTI हुकूमत में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ख्याल है कि मुज़ाकरात की जो बेल है मुझे नहीं चढ़ेगी और हुकूमत वैसे ही सदके पर चल रही है। हैरानी वाली बात ये सवाल ये कि PTI के जो बयानी है उसमें आखिर कन्फ्यूजन क्यों होती है, क्लैरिटी क्यों नहीं होती है। बानी PTI ज़रदार गुल के सामने कमेटी बनाते हैं, अरकान का नाम लेते हैं, उसे फैसलों का इख्तियार देते हैं और साथ ही फिर सिविल नाफरमानी का अल्टीमेटम देकर मुज़ाकरात का आगाज़ भी करवाते हैं। लेकिन पहली नशिस्त के बाद पार्टी की आदत यू टर्न लेकर कहती है कि जी कमेटी के पास फैसले का कोई इख्तियार ही नहीं है। ऐसा तो फिर मुज़ाकरात को मजाक समझने वाले कहाँ से गलत हुए। PTI मिलिट्री कोर्ट्स पर भी बाकायदा एतराज़ करती है। यहाँ पूछना तो बनता है ना कि आज आपको मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाएं बुरी लग रही हैं, PTI के दौरे हुकूमत में ये क्यों गलत नहीं थी? काश के तब आप कोई कानून साजी करके मिलिट्री कोर्ट्स का ये गैर मामूली जो इख्तियार है वापस ले लेते, तो आज ये दिन आपको देखने ना पड़ते। उस वक्त तो हमारे जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, वो एक गैर मुहतात तकरीर की पादाश में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज साहब को घर भेजने के गैर मामूली हुक्म पर दस्तखत कर डालते हैं, और अब ये गैर मामूली फैसला आपको बहुत बुरा लग रहा है। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले तो फिर आपके दस्तखतों से भी हो चुके हैं ना, ये तो फिर इंसाफ ना हुआ। अच्छा, आज की एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लहजे में विफाकी काबीना से खिताब उन्होंने किया, और इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मजबूत लहजे में कहा कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका यह बयान यकीनी तौर पर अमरीका की जानिब से मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात के इजहार और 4 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किए जाने के हवाले से था। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दहशतगर्दी का सर नहीं कुचला जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा इस मौके पर कि जी पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम है 24 करोड़ अवाम का है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जवाहरियत नहीं दिफा के लिए है और हम पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया और ये कहा कि जी चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं और चंद दिन पहले भी खवारिज के हमले में 17 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई है। 8 खवारिज भी जहन्नुम वासिल हुए, जिसके बाद सिपा सालार खुद गए और जवानों को हौसला दिया। उन्होंने काबीना से कहा कि हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम उठा रही है और जितने भी वसाइल हैं दहशतगर्दी के खात्मे पर लगाकर भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुरम खैबर पख्तूनख्वा में फ़िरका वारियत के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने शिकवा भी किया कि जब कुरम में ये कत्ल गारतगरी हो रही थी तो उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि जी मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की कि जी कौमी मुफाद का तकाज़ा है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें और किसी की नीयत पर शक नहीं है। उम्मीद है कि दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फ़ायदा होगा। अपने खिताब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ बन रहा है। डॉक्टर यूनुस से काहिरा में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश के लिए हमारे चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब पूरी कौम की तरह मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं, चाहते हैं कि जिस सियासी जो दर्जा हरारत है वो ना बढ़े, पार्लिमान में अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रहे। इस हवाले से सभी मेरे ख्याल से मुंतज़िर हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के अच्छे माहौल के लिए आखिर क्या मुस्बत इक़दामात उठाती है। अच्छा, रही बात पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की, तो वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। इसमें कोई ख़यानत का सोच सकता है और ना ही ये कौम ऐसा करने देगी। अच्छा, अगर तो फिर से एक और अहम खबर बांग्लादेश से है। वो खबर ये की थी जहाँ तलबा इनकलाब के बाद भारत भागने वाली साबिक डिक्टेटर हुक्मरान हसीना वाजिद के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है। बांग्लादेश ने भारत से बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है कि हसीना वाजिद को ढाका के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के अहम ओहदेदार तौहीद हुसैन के मुताबिक हमने भारतीय हुकूमत को बाकायदा ये नोट भेज दिया है, नोटिस के जी, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बांग्लादेशी हुकूमत चाहती है कि हसीना वाजिद को अदालती अमल के लिए यहाँ वापस लाया जाए। और इसके साथ ही बांग्लादेश के इंसदाद बदनवानी जो कमीशन है उसने रूस के ताउन से बनने वाले जौहरी बिजली घर में हसीना और उनके ख़ानदान की जानिब से $5 अरब की खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इल्ज़ाम अब ये है कि जी उन्होंने मलेशिया में मुख्तलिफ जो ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए बाकायदा रूपर प्लांट के मामले पर $5 अरब की खुर्द-बुर्द की है। अच्छा, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कभी यही हसीना वाजिद थी जिसने बांग्लादेश में मुखालिफिन का जीना अजाब कर रखा था।
बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमात इस्लामी के रहनुमाओं को चुन चुन कर इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। जमात इस्लामी बांग्लादेश के 90 बरस के बुजुर्गों को 71 में पाकिस्तान के दिफा के जुर्म में गद्दार करार देकर फांसी पर लटकाया जाता रहा। आज वही हसीना वाजेद दर बदर है, उनकी हवालगी का मुतालबा किया जा रहा है। और इसी बांग्लादेश में जहां कल तक पाकिस्तान का नाम लेना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, आज वहां पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की बातें हो रही हैं। अबूरी हुकूमत के सरबराह चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ 71 की जंग का जो मसला है हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में दहाइयों बाद तिजारती ताल्लुकात दोबारा से सवार हो रहे हैं और 2 रोज़ पहले भी 699 जो कंटेनर हैं वो लेकर एक बहरी जहाज़ चिटागोंग पहुंचा, जिसमें गार्मेंट्स इंडस्ट्री के लिए खाम माल, खजूरें, चीनी, दीगर अशिया थीं। अब बांग्लादेशी भाई पाकिस्तान की चीनी से मुंह मीठा कर रहे हैं और पाकिस्तानी गुलकारों की परफॉर्मेंस पर झूम भी रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों राहत फ़तेह अली खान साहब ने ढाक फॉर्म किया और वहाँ पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। ये बयान देकर राहत फ़तेह अली खान ने बेखबरी में नई दिल्ली की राहत छीनकर अंगारे चुबाने पर उनको मजबूर कर दिया। भारत का जिक्र हो रहा है तो फिर भारत में उन अक़लियतों का ज़रा जिक्र हो जाए जिनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित सभी मोदी जी के इंतहा पसंदाना चेलों की जद में। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार गार्डियन है उसके मुताबिक अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने 2022 को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जुल्म तशद्दुद का साल करार दिया। भारत में वो नाम नेहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहाँ बंदर, गाय और इस तरह के जितने भी रेंगने वाले नाग कह लें, वो संपोलों को तो जीने का हक हासिल है, लेकिन अक़लियतों और ख़ास करके मुसलमानों को वो हक हासिल नहीं है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में गौ माता के मुहाफ़िज़ ब्रिगेडों की तादाद 5,000 से ज़ायद है, जो कहीं भी किसी भी मुसलमान पर गौ कशी का इल्ज़ाम आयद करके ज़िंदगी छीन सकते हैं। ईसाई अक़लियत का भी बड़ा ही बुरा हाल है। भारतीय मीडिया ही की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 745 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले अगस्त 2024 में अमरीकी रियासत शिकागो के 300 से ज़ायद मजहबी रहनुमाओं ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को ख़त लिखकर मुतालिबा किया था कि वो भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। अमरीका ने जाने क्या किया, लेकिन भारत बाज ना आया। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा, वरना वो आपका जीना दर देंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसकी और मिलिट्री कोर्ट से जो फैसले हैं उस पर अमरीका और बरतानिया यूरोपीय यूनियन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इन ममालिक का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शफाफ नहीं हुए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में बाकायदा ये कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई का जो एहतजाज है इसमें मुलविस होने पर फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई। फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत की कमी है। उन्होंने मशवरे के अंदाज में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए 4 पाकिस्तानी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था, जिस पर आज वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना के इजलास में बड़ा दो टोक लहजा इख्तियार किया और कहा कि ये प्रोग्राम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत है। दूसरी जानिब इस अमानत के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मैंडेट को मसरूका करार देते हुए इसकी वापसी के लिए बड़ी सरगर्म दिखाई देती है, लेकिन फिल वक्त वो इस अमानत की बजाय अडयाला जेल का फाटक खुलवाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और इस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरों का सिलसिला भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं मुज़ाकरात पर तो मैं आती हुई जो मिलिट्री कोर्ट्स पर आलमी दबाव है, सर ये बड़ा गैर मुतवक्के है, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, दुनिया में बहुत सारे फोरम्स हैं जो अपने कवानीन के मुताबिक या उनके जो माशरती जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो अपने आरा देते रहते हैं। मुल्कों ने अपनी ज़रूरतें, अपने कानून, अपने हालात देखने होते हैं। अमेरिका ने जब उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने कानून के मुताबिक काम करना था, इसलिए अपने मुल्क के अंदर लोगों का ट्रायल नहीं कर सकते थे।
तो गुआंतानामो बे जाके उन्होंने कहीं और बना लिया था। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ममालिक का इशू है, और दुनिया में जिस वक्त सबसे बड़ा जबर सरेआम हो रहा है, ये तो एक प्रोसेस है ना अदालत का, उनका ख्याल है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारे यहाँ भी ये कोई आसान कदम नहीं गिना जाता, हमारे यहाँ भी इस मामले को कोई अच्छा इकदाम नहीं लिया जाता मिलिट्री कोर्ट्स को, ना इदारा उसको लेना चाहता है, ना कभी सिविलियंस गवर्नमेंट ने इसको कभी अच्छा अमल समझा है। लेकिन ये एक मजबूरी के फैसले होते हैं। अगर टेररिस्ट के खिलाफ फैसले करने के लिए हमारा जो सानहा हुआ था पेशावर में APS का, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, और अब मिलिट्री कोर्ट्स क्यों इस्तेमाल हुई हैं, इसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ यह है, या हमारे इदारों का मौक़िफ़ यह है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ है। ये नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस लोगों को पकड़ के और उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ है, बल्कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ है। लिहाजा इसको मिलिट्री इंटरेस्ट के खिलाफ समझते हुए उस ट्रायल को कोर्ट्स के अंदर लेके गए हैं, और अब उनको ये इख्तियार हासिल है। उनको वहाँ भी वकला का राइट था, लेकिन अब उनकी अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी और उनको बिल्कुल फेयर ट्रायल मिलेगा। अगर कोई नीचे गलती भी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में वो हुक्म दूर हो जाएगा। लेकिन ये आलमी इदारे या ममालिक जो हैं ये अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बात करते रहते हैं। हाँ, हम एक ग्रोइंग समाज और ग्रोइंग सोसाइटी हैं, हमारे मसाइल उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो, लेकिन अगर कभी उनको पाकिस्तान जैसे हालात का सामना करना पड़े और दहशतगर्दी का सामना करना पड़े और इन हालात, तो फिर हम देखें कि उनके वो क्या करते हैं। फिर आप देख लीजिए कि वो अपने मफादात के लिए मासूम फलस्तीनियों का भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कत्लेआम कराते हैं। दहाइयों से उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, और आज भी वही ममालिक जो हमें कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल करें, वो ढटाई के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, जायद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं बतौर सीनियर सियासतदान भी, और अगर मैं आपकी इजाज़त से मेंशन करना चाहूँ बतौर वालिद भी, आप सारी बातें एक सेंसिटिव, एक आपकी एक इस लिहाज से बड़ी एक सेंसिटिव सी फीलिंग होगी, और जो चेयरमैन बानी चेयरमैन PTI हैं, अगर उनकी बात की जाए या फिर इनकी जो मरकज़ी क़यादत है, कभी भी कोई एहतजाज होता है, अभी भी हमने रिसेंटली देखा तो ये लोग गायब होते हैं और अक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि तुम मौजूद नहीं थे, ये मौजूद नहीं था, लीड करने के लिए कोई नहीं था। और जो बाकी नौजवान हैं उनकी ऐसी जहन साजी की जाती है कि फिर वो सारी जो नौजवान नस्ल है वो सफ़र कर रही है। उससे पूछा जी न्याज़ साहब आपसे। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है जी कि मेरे नज़दीक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा बेटा है और वो मैं जाहिर है कि मैं कैसे भुगत रहा हूँ या कैसे निपट रहा हूँ, वो एक और जो है एक बिल्कुल इशू है। बात ये आया पाकिस्तान के अंदर ये जो कारनामा है 9 मई का, इसकी कोई जुस्टिफिकेशन है? आप मुल्क इदारे पर हमलावर हो जाए, फर्ज किया जो है उसके सिर्फ आप ये देख लें कि एक जो एक उससे जो पूरे एक मंजरनामा सामने आया, यूं लगा कि पाकिस्तान तो ये कोई ऐसा अच्छा ये पहली बात तो यह है कि आप जब इस तरह का टारगेट करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड आ रहा था इमरान खान साहब कि जो उन्होंने इक़्तिदार से बहर गए हैं, उन्होंने अपने जितने चाहने वाले हैं उनको फौज के खिलाफ उकसाया, लेकिन सबसे और आया उनको उन्होंने, बल्कि इससे पहले 26 नवंबर 2022 में तो रावलपिंडी मार्च लेके गया और कहा कि मैं वहां पे एक ऐसे आदमी की जो अपॉइंटमेंट है वो रुकवाने जा रहा हूँ, अनप्रेसिडेंटेड, पैथेटिक, एक इंतहाई तकलीफ दे, जो नवाज शरीफ को अहलकार दे देगा मुझे नाअहलकार दे देगा, और वो आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आए हुए थे। जो असल इम्पोर्टेंट है वो यह है कि जब ये 9 मई को वाक़या हो गया तो इमरान खान साहब ने इसको एंडोर्स किया। 13 मई को जब लाहौर में वापस आए सुप्रीम कोर्ट से, गुड टू सी यू के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सब कुछ अपनी एक जमानतें कराई क्लीन चिट के साथ, तो वहां पहुंचते ही उन्हें 2 बयान दिए। एक बयान ये दिया कि अच्छा गिरफ्तार तुम करो और हम जाके तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज वज़ीर आज़म हाउस में बात करें। मैंने उसी दिन भी रात बैठा था, मैंने कहा इस बंदे को बताओ
कि इससे पहले इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये रेंजर पुलिस के साथ थे और ये उसको कहते हैं मुझे फौज ने अरेस्ट किया। जुल्फ़िकार भुट्टो को 5 जुलाई की सुबह से बेडरूम से घसीट के ले गए थे। नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 में अपने घर रूम में बैठ के और इसका जर्नैल आया, उन्होंने बाजू पकड़ के उठा के गाड़ी में धक्के देते हुए बिठाया या जिस रूडली जिस तरीके से बिठाया। तो क्या पीपल्स पार्टी ने 1977 में जिसको कि हर तरह का एहतजाज किया, बेगम मुस्तफा भुट्टो साहब निकली, बेनजीर साहब निकली, अपने आप को आगे लगाई, वर्कर हर इंतहा तक गए। कहाँ पे रियल चौक के सामने बेगम कुलसूम नवाज साहबा निकली, कहाँ गई? क्या वो कैंटोनमेंट में? तो ये वर्कर्स के साथ जब आप लेके जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना था? मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो ज्यादती की है वो अपने वर्कर के साथ की है। देखो ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर मर मिट रहे हैं, क्या उनका ये जवाब इमरान खान साहब ने जो उनको मिट रहे हैं, उनसे वो काम करवाने हैं कि जिनके उनकी जान उनके माल कईयों के प्यारे होंगे। मैं तो बहुत सारे बेचारे को जानता हूँ, अपने बेटे को मिल जाता हूँ, वहां पे जो कोई रेडी लगाता है, कोई काम करता है, गरीब जज्बाती लड़के जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कर ले, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा क्या और बुरा क्या। और 22, 23, 24, 25, 30 घरों में अकेले के लिए कफील है। कई के बाद बड़े हाथ, किसी की वालदा मर गई, किसी का बाप मर गया, वो बेचारे पैरोल, और क्या उनके घरों में क्या हुई है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी उनका रवैया यही है कि वो कहते हैं कि किसी चीज पर जो है वो टकरा जाए और वो खून की होली खेली है। और ये आखिरी शाहकार जो है डी चौक पे था। अब मुझे ये जो आपने बुनियादी सवाल है अमेंडमेंट्स का, देखिए जी बात ये इनसे ज्यादा मुनाफिक कोई दुनिया जहान में कोई एस्टेब्लिश नहीं होगी जो ये है। ये अभी स्विट्जरलैंड के अंदर बैठे हैं और वहां से उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को, ये अभी को हफ्ते की बात है, उन्होंने पार्लियामेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। यही सारे कर रहे हैं, यानी कि आप जिनकी जेनोसाइड हो रही है वो टेररिस्ट है और जो इजराइल है उसको थप्पी दी जा रही है। वो ट्रंप कहता है कि बेशक सारे फलस्तीनियों को भी मार दो मेरे आने से पहले, पर आपको जीत जो है वो इजराइल की यकीनी बनानी है। अब ये जो सैंक्शन है, हमें काफी इसलिए अमेरिका ने हमारे साथ अच्छा बता, ये 1965 में तो हम इंडिया तो उनका नॉन अलाइंड मूवमेंट में रशिया के साथ था, हम इसके सोल सपोर्टर थे, बल्कि वाहिद इनके दिमाग में बफर थे बिटवीन जो है रशिया और रशिया की तरफ इसके सामने खड़े थे, जो बाद में हमने साबित भी किया कि 1980 में अगर पाकिस्तान न होता तो आज अमेरिका जो है वो ये सोल सुपर पावर के जो कुछ 10-15 साल रही, क्योंकि रशिया आता और वो बैठ जाते सारी जगहों पे जो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। तो मैं थोड़ा इसको वाइंड अप कर दूं। ठीक है, बात ये थी कि इन्होंने उस वक्त 65 के बाद हमें हमारे पे सैंक्शन लगाई, जैसे ही अफगान वार से निकले प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आ गई। अभी अफगान वार जारी थी 85-86 में, तो हमारे ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का BCI बंद किया, पाकिस्तान में पेट्रोल लॉ जो है वो हमारे पे इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद जितने तक आए, अभी अब FATF में कभी निकले हैं ना, तो इनकी सेक्शन ने हमें पहले हमारा क्या बिगाड़ी। अल्लाह के फजल करम से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जादू पूरी दुनिया में चढ़ के बोल रहा है। 2002 में 3 में जब हमें हमारे ऊपर ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को वाइंड अप कराने के लिए, हालांकि उस वक्त फंसे हुए थे इराक में और अफगानिस्तान में और यहाँ लगे हुए थे, उसी वक्त इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे थे 2004 में। तो इससे बड़ी मुनाफिकत जी मैं कहता हूँ कि इनको जो है ना सबक ऑफ द लाइफ टाइम यही होगा कि इनके जो आएगा डस्टबिन में डालेंगे और कोई परवाह नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इस वक्त बहुत आगे जा चुका है चाइना के साथ। ये कुछ 2017 नहीं है, ये 2014 नहीं है, अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। ये सैंक्शन जो है ना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की तालीफ कल्ब के लिए, उनकी आसूदगी के लिए और उनको खुश रखने के लिए तो है कि वो बेचारे एक के बाद दूसरे बाद तीसरा ये सीधा मोमेंट टू मोमेंट ये फॉल्स क्रॉस पे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं या वो भी पाकिस्तान पढ़ते हैं, तो ये उनको
हम समझते हैं कि ये मेरे मददगार बने हुए हैं। ठीक है कायरा साहब, ये बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका लहजा, उसमें ज़रा सख्ती नज़र आ रही है हुकूमत के लिए। कल भी उन्होंने तनकीद की, आज भी वो तनकीद कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में बैठे जो बाबे हैं, उन्होंने कहा बुज़ुर्ग हैं, उनको इंटरनेट का पता नहीं कि इंटरनेट की इंपॉर्टेंस होती क्या है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि बिलावल साहब ने जो इंटरनेट के हवाले से बात की है या दीगर मुतालबात के हवाले से, हुकूमतों के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाता है। इंटरनेट की वजह से नौजवानों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, उनके कारोबारों का मसला है, उनकी तालीम में उनको जिस तरह नेट की तेज रफ्तार चाहिए, या आजकल जो कम्युनिकेशन का तरीकाकार है उसमें हसूल इल्म है, कारोबार है और बहुत सारे काम है। तो उस पर जो फ्रस्ट्रेशन नेचुरली बहुत बढ़ी हुई है, और जो लोगों के अंदर इस्ताल होगा वो सियासी जमातों को ज़रूर फील होता है, और सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा होते हुए उसका मुतालबा भी करती है। तो हुकूमत में यही मुतालबा है कि सड़कों पे आके एहतजाज करने का, कोई वायलेंट एहतजाज का, कुछ तरह की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बस वैसे वो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं और वो बाकी लोगों को भी कह रहे हैं कि वो हुकूमत से मुतालबा करें। जब एहतजाज करने की बात की जाती है तो वो यही होता है, ये एहतजाज कि हम सड़कें आके ब्लॉक कर देंगे, हम धरने दे देंगे, हम फलां कर देंगे, हम घर जला देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जे कर लेंगे, ये आना है। ये मुतालबा नेट को ठीक किया। ठीक। अच्छा नियाजी साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला महफूज किया गया और ये 6 जनवरी की तारीख जब सुनाया जाएगा ये फैसला, तो क्या आपको लग रहा है कि फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आ जाता है तो फिर ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं क्या ये जारी रहेंगे या फिर आप किसी और तरह का माहौल देखते हैं? मीर क्या सादा है। बात यह कि 190 मिलियन पाउंड, पहली बात तो ये रखे कि इमरान खान साहब को इसमें से सजा हर सूरत में मिलनी है, और ये केस है कि उन्होंने सजा ना दी या ना दे सके तो उनको वैसे बाकी केस ही बंद कर देने चाहिए। पहली बात यह कि जो इन्होंने अभी मिलिट्री कोर्ट से 25 बच्चों को सजाएं सुनाई है, वो बेसिकली वो इस मंडे को जो फैसला आना था, जो नहीं आया कल, जो गुजर गई है, वो उस पर तरीके साफ को एक उनको प्रेशर में लाना था, एक वो पंजाबी में कहते हैं खतरा निकालना था या टेरराइज करना था, ताकि वो जुदा है। जब वर्कर जो होता है वो घबरा जाता है कि जब देखता है कि आम वर्कर को 14 साल 10 साल सजाएं हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में से, तो फिर वो चाहेगा कि आप इमरान खान साहब को अगर सजा हो जाती है तो मुमकिन रिएक्शन। लेकिन अब जो इन्होंने किया वो सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करके और इसको 3-4-5 दिनों के अंदर जो भी है मनती के जाम पहुंचा के, और मेरा ख्याल है कि रावी चैन लिखेगा तो इमरान खान साहब की सजा भी होगी। रखा कहाँ जाता है, थोड़े दिनों के लिए कहाँ रखा जाता है कि उनको निकाला जाता है बनीगाला में, जेल में, सब जेल करार दे के और फिर वापस भेजा जाता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मुझे इमरान खान साहब बाहर आते नजर नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात होंगे ये 26 आईन तरमीम के बाद मेरी बिल्कुल आया है। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी, और फजलमान साहब ने बेशुमार दफा अल्फाज चबा के ये बताया कि जी सारे हम ऑन बोर्ड थे। बाकी ये जैसे 26 आईन तरमीम के ऊपर उनका जी हम बाइकआउट कर रहे हैं और फिर हर चीज का हिस्सा है, तो मुज़ाकरात में भी बहुत सारी चीजें करके और जो मामलात हैं, मैं आज भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात में ये गए बाद में है। उससे पहले इनके रहनुमा असूल जो है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर एक कर लिया होगा या अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। इमरान खान साहब भी जब अब सब कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, ये वही इमरान खान जो किसी को चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था अपोजिशन में से, अब अपने तौर पे कमेटियां बना के ऑफर कर रहे हैं कि मैंने कमेटी बना दी है, अब ये जो मुज़ाकरात करेगी ये जो भी है हुकूमत से, जो पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन इमरान खान का सबका क्राइसिस क्या है? इमरान खान साहब का क्राइसिस ये है कि मुझे किसी तरीके से मेरी इज्जत सादात भी बच जाए, मेरे वर्कर्स के अंदर ये भी ना हो कि मैं कोई डील करके निकला हूं, और डील भी हो जाए। ये कोई अनोखी डील होगी कि जो एक कोई भूत प्रीत वाली होगी, जो किसी के अंदर जो है आके नजर भी ना आए
और डील भी हो जाए। जो भी आपके मामलात होंगे उसको कभी भी खुफिया नहीं रह सकते वकीलों के, क्योंकि उन्हें एक्सक्यूज है। और जब पता चलेगा कि इमरान खान साहब को मिला काम है, इमरान खान साहब दे बहुत कुछ दिए, मुझे तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो हर चीज बोर्ड हो जाएगी। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन जाए और इमरान खान साहब को ही कहा कि आपको एक वक्त में बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आप सियासत के ऊपर अपना बोलना बंद कर दें। और वो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनके पास एक गुंजाइश रह गई है। वो अपने सारे जो थे जिसमें कहना चाहिए कि तरकश के तीर वो चला चुके हैं। उन्होंने हड़ताल लॉन्ग मार्च भी कर लिए, धरने भी दे लिए, ठीक है। और ये 15 को जब की थी तो 15 को क्यों नहीं हुई? तफसीलात-ए-ज़र जो है क्यों नहीं बंद हुए? क्यों 17 को इन्होंने मुलतवी किया तो 2 दिन क्यों नहीं हुए? कभी देखा है कोई ऐसी चीज है कि कहीं पे इसके बारे में एक्टिविटी हो? पहले भी इस मद में नाकाम रह चुके हैं, आने वाले दिनों में नाकाम रहेंगे। जो इमरान खान साहब ने 8 हड़तालें कॉल की, 8 एक महीने उन्होंने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कराने का कहा था, जुमे का दिन था। सारे जो जिसको कहना चाहिए कि सदाब सराज साबित हुए और कोई किसी किस्म की कोई कहीं सुनवाई नहीं। तो आप जब आपको नाकामियों का इतना वसी और इस तजर्बा हो और आगे आपके रास्ते जो है सारे बंद हो, इमरान खान को जो प्रेशर है वो खत्म हो गया। एक सोशल मीडिया था जिसे एक प्याली के अंदर सुनामी मचा रखा था, तहरीक इंसाफ का जो सुनामी है वो सोशल मीडिया पे है। उसमें उन्होंने ये तो कन्विंस कर लिया कि 8 फरवरी को जो है हमारे 200 बंदे जो है बाहर गए, और लेकिन ये भी कन्विंस कर लिया कि वहां पर डी चौक में लाशों के बाल लग गए। लेकिन अमलन जो है वो पब्लिक को या तहरीक इंसाफ माने जाने वालों को एक्साइट नहीं कर सके। कायरा साहब इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला महफूज है 6 जनवरी को सुनाया जाएगा, और साथ आप लास्ट कमेंट भी प्लीज ऐड कर दीजिएगा। देखिए, गुजारिश है कि 190 मिलियन पाउंड का केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इत्तेफाक से जो काबीना कमेटी ने उसकी इंक्वायरी की थी, मैं भी उसका मेंबर था, ठीक है, और बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो खान साहब के खिलाफ जाते थे बहुत वाज़ेह तौर पे। और दूसरा ये है कि उस पैसे को एक कंफ्यूजन ये रहता है कि वो 190 मिलियन पाउंड आया तो गवर्नमेंट के पास ही, तो गवर्नमेंट के पास नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट में आया था और वो मलक रियाज साहब के बहरिया टाउन के फाइन के अकाउंट में एडजस्ट हुआ था, यानी मलक रियाज साहब को मिला था, जो कि नहीं मिल सकता। तो उस फेवर के नतीजे में जो कुछ हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ एविडेंसेस है, बाकी कोर्ट का फैसला है। और अभी यहाँ से ट्रायल कोर्ट से फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पड़ी है, कोई ये नहीं है कि इस कोर्ट से फैसला फाइनल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल शवाहिद उनके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरा जो इस वक्त उन्होंने अपने लिए सारे रास्ते बंद किए हैं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी बहुत मिल गई। ये बात पर कोई शक नहीं है, आज भी लोग उनके साथ एक काफी बड़ी तादाद है लोगों की जो उनके सिंपैथाइजर हैं। अब ये अलग बात है कि वो सिंपैथाइजर सड़कों पे आके क्या मार खाने को भी तैयार है, या सड़कों पे एहतजाज करने को तैयार है, या एहतजाज खामोश या एहतजाज पीसफुल रह के करने को भी तैयार है कि नहीं। वायलेंट होके कुछ लोग निकलते हैं और वो एहतजाज के रंग में, और ये भी कि लोगों को अगर इस बात पे कायल करके लाया जाए कि अगर हम सामने खड़े हो गए तो हमारी फौज हमारी पुलिस है कोई गोली तो नहीं चला देगी, कोई हमारे ऊपर फलां तो नहीं हो जाएगा। ये जो होता है ना, लोगों को तासर दिया गया था। ये 9 मई को भी यही तैयारी थी और 26 जो नवंबर हुआ है कि जिस तरह से देखें वो बांग्लादेश में फौज ने हथियार दिए थे और टर्की में फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, फलां मुल्क में ऐसे हो गया था, ऐसे ही हमारे मुल्क में हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो तासर था ये बड़ी बदकिस्मती का था। अब खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी को अगर तो उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते तो पाकिस्तान का सियासी अमल आगे बढ़ता और हमारी सोशल एजुकेशन होती, लोग बिरादरियों से कबीलों से मसलक की सियासत से हट के वोट डालने पे आते। उन्होंने अपने पीछे लगा के नफरत फैला के अपने लिए भी गड़े खोदे हैं और मुल्क के लिए भी खोदे। ठीक है, दोनों मेहमानों का नैसब आप सब आपका भी बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।